करते हैं और अपन सीखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। अगर समझ में जहां ना आए वहां पूछ लेना, ठीक है ना। अब देखो फैक्टर्स, एक बात और मैं यहां पर समझा देता हूं। मैं यहां पर नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बात कर रहा हूं। नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो जैसे मान लो -300 है और -400 है, तो इस पे -300 जो वैल्यू आई होगी इस पर माइनस लगेगा, और ये सारी बातें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हो रही होंगी, इस पर भी माइनस लगेगा, तो ये +300 आ जाएगा और ये प्लस। तो कुल मिलाकर -300 और -400 में अगर नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है तो हम किसको बड़ा मानेंगे? -400 को। बात समझ में आया? मैथमेटिकली -300 बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खुद नेगेटिव आता है जनरली, तो वो हमारा कैसा आ जाएगा? +300 और +400। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? अब देखो फैक्टर्स affecting नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नेगेटिव मतलब वही -300 और -500 में कौन बड़ा होगा? -500 बड़ा होगा, ठीक है। अब ये तो हमने सीख ही लिया है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। बात समझ में आया? उसके बाद में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो जेड इंक्रीज होगा, जेड इंक्रीजेस तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सिग्मा इंक्रीज होगा तो रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, और n नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज होंगे तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि ये हम लगाते हैं लेफ्ट टू राइट जाने के लिए और ये हम लगाते हैं डाउन द ग्रुप जाने के लिए। तो लेफ्ट टू राइट जाने में नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, है ना, और डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आया? मतलब ऊपर वाले का -300 होगा तो नीचे वाले का -200 -250 ऐसा कुछ होगा। ये बात समझ में आया? उसके बाद में एक और जगह पे बात करते हैं, जैसे कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। वहां पर दिक्कत किस किस में थी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट टर्न पे एक साथ डिस्कस कर लेंगे सैटरडे को, ठीक है। अब यहां पर आज भी मैं होमवर्क दे दूंगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। और बात में फिर से वही नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कर रहा हूं। यहां पर अगर हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसके अंदर ये हाफ फिल्ड ऑलरेडी है। अगर ये हाफ फिल्ड ऑलरेडी होगा तो यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता क्योंकि स्टेबल बैठा है ये, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होगा। और ये हाफ फिल्ड बनना चाहता है, इसका मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाह रहा होगा। तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन किसका ज्यादा हो जाएगा? कार्बन का। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है और SN आता है, और ये क्या आता है? Pb आता है। यहाँ पर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, फोस्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बिस्मथ, सबके अंदर यही वाली बात हो रही होगी। क्लियर है क्या कहा मैंने? समझ गए ना? तो यहाँ पर नेगेटिव में इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। लिख लें।
लिख लिया। अब बच्चों मैंने ये बोला था, लिख लो, मैंने ये बोला था कि कुछ एलिमेंट्स का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, बोला था ना आपको, जनरली बोला था मैंने, सेकंड का हमेशा पॉजिटिव बोला था। तो वो उसकी बात करते हैं हम, कौन कौन पॉजिटिव होता है। लिखो एक लाइन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कॉमा सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, कॉमा सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, second A group elements and noble gases, noble gases, noble gases have delta H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लिखा हुआ है ऐसे लिख लिया करो, पॉजिटिव, इनकी पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फिर सेकंड ए मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बात समझ में आ रहा है ना, स्ट्रोंशियम, ये सारे, और नाइट्रोजन की और नोबल गैसेस की, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। आगे लिखो इसमें, दिस इज बिकॉज of their resistance, to addition of electron in half filled p orbital in nitrogen, in half filled p orbital in nitrogen, comma fully filled s orbitals and p orbitals in second A and noble gases elements, second A and noble gases elements respectively, second A and noble gases elements respectively, and noble gases elements respectively। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किन किन की पॉजिटिव होती है, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है ना, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते क्योंकि इनका S2 होता है कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा नोबल गैसेस लेना नहीं चाहते। बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहला वाला कैसा होता है, नेगेटिव। तो जनरली केस था वो अब और अच्छे से समझ में आ गया हमको, क्योंकि किन किन की पॉजिटिव होती है मैंने बता दिया आपको, बाकी सबकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये भी मैंने बता दिया, लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव में बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव में घटेगी। समझ गए। अब यहां पर एक बात और समझो, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, देखो आप कोशिश किया करो जब आप कॉपी पढ़ रहे हो तो एलिमेंट्स याद होते जाएं कुछ कुछ। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली याद हो जाए आपको, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसके अंदर इसका डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। लेकिन नाइट्रोजन और नीचे के एलिमेंट्स में एक डिफरेंस ये आता है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी नहीं होता। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास क्या नहीं होता, डी नहीं होता, 2d तो होता ही नहीं है ना। लेकिन थर्ड पीरियड से एलिमेंट्स के बाद, थर्ड या उससे नीचे, उनके पास क्या होता है, डी होता है। डी होता है तो डी इनका खाली पड़ा हुआ है। डी अगर इनका खाली पड़ा है तो उनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। तो इनके अंदर जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा इनका कैसा आता है, नेगेटिव आता है। बात समझ में आया। और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर है क्या कहा मैंने? तो नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन का पॉजिटिव आता है, बाकी सबका नेगेटिव आता है। ये बात समझ गए क्या कहा है ना? और एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबका, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट तो लिखा नहीं है मैंने, ये लिखो आप, उसके बाद में नोबल गैसेस की बात करते हैं। चले आगे। अब ये हुआ बात नोबल गैसेस की, बात करते हैं थोड़ी सी। लिखो एक लाइन, इन नोबल गैसेस, इन नोबल गैस सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। ये बात समझ में आया ना? तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। लिखो इन नोबल गैसेस हाइजेस्ट, हाइजेस्ट, इन नोबल गैसेस हाइजेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाइजेस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइजेस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू नियॉन। पॉजिटिव तो सबकी होती है, लेकिन पॉजिटिव में भी हाइजेस्ट पॉजिटिव किसकी है? नियॉन की। एक्चुअल में एक बात सोचो, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब वो वाला काम वो खुद नहीं करना चाह रहा। खुद अगर नहीं करना चाह रहा है, इसका मतलब ये है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा। इलेक्ट्रॉन तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी उतना दिक्कत होगी उसे इलेक्ट्रॉन लेने में, मतलब उतना वो इलेक्ट्रॉन भगाना चाहेगा, लेना ही नहीं चाहेगा। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर नियॉन का अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि नियॉन बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है। ये बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? तो हाइजेस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? नियॉन का, है ना? लिखो आगे। इसका मतलब ये, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी वो कैसा है? स्टेबल है। ये बात समझ में आया? करना ही नहीं चाहता, कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। आगे लिखो इसमें, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी is mainly referring to, is mainly referring to, mainly referring to NH2 NP6 configuration। NH2 मतलब 2s2 2p6, NH2 NP6 configuration, NP6 configuration। thus helium, helium ब्रैकेट में लिख लेना 1s2, हीलियम ब्रैकेट में लिख लेना 1s2, 1s2 does not have extra stable configuration, does not have extra stable configuration, and from argon a vacant d orbital is present, and from argon a vacant d orbital is present where electron can be easily added, can be easily added। thus and from argon a vacant d orbital is present, vacant d orbital is present where electron can be easily added, can be easily added। thus
does neon has maximum positive electron gain enthalpy. Thus neon has maximum positive electron gain enthalpy. Maximum positive electron gain enthalpy. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो जरा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, एक्चुअल में क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैसेज हैं। तो इसके अंदर सबका ही पॉजिटिव है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं लेना चाह रहा, हम जबरदस्ती दे रहे हैं उसे। लेकिन यहां पर पॉजिटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? नियॉन की। एक्चुअल में हमको ये लगता है कि हीलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है किसकी सबसे ज्यादा? नियॉन की। और एक्चुअल में पता है हीलियम की सबसे कम होती है, नियॉन की सबसे ज्यादा है। उसके बाद नियॉन के बाद कौन आएगा? आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद हीलियम। तो नोबल गैसेस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, नियॉन की सबसे ज्यादा और हीलियम की सबसे कम। क्लियर है? समझ गए? लिख लें। चले आगे, लिख लिया? लिख लिया? चलो अब देखो जरा, तो ये बातें हुई हमारी किस किस की पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिव में ऑर्डर क्या होता है, समझ गए इस बात को? अब वापस आते हैं हम, बाकी सारे एलिमेंट्स की कैसी होती है? नेगेटिव। ये बात समझ में आया? हाँ, दिक्कत किस किस में है? कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में। ये बात समझ में आया ना? अच्छा, अब मैंने कहा नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, तो मैं जो कंपेयर कर रहा हूं कार्बन और नाइट्रोजन में, वो मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर रहा हूं। नेगेटिव का मतलब मान लो इसकी -200 है, ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसकी मान लेते हैं प्लस की 100 है, तो मैं इसमें भी माइनस लगाऊंगा तो इसमें भी माइनस लगाऊंगा, तो ये -100 हो जाएगी, ये +200 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ऐसी की ज्यादा होगी। समझ गए ना? समझे? तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होगा तो कैसे देखेंगे, ये समझ आ गया? अब देखो जरा, अब समझना, जैसे मेरे पास लिखा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बच्चों ये टॉपिक जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। संडे को आपका पेपर भी है ना, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रहा है? आपके पास कल का मतलब गैप है, केमिस्ट्री क्लास नहीं होती है ना कल, तो परसों अपन डिस्कस भी कर लेंगे। आप सारा मॉड्यूल जितना भी है, मैं आज जितना होमवर्क दूं सारा कर लो, उससे पहले कॉपी पढ़ लो, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्योंकि पेरियोडिसिटी में तो आपको यही नहीं पता, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो आपको वो थ्योरी टाइप है ये पूरा चैप्टर, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना क्वेश्चन कैसा बनता है, उसके लिए आपको मॉड्यूल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं। अब यहां पर जैसे मान लो ये आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। इसमें सिर्फ अकेला नाइट्रोजन है जिसकी पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी नेगेटिव होगी। अब जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम बात करते हैं नेगेटिव
डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यही होता है ना, लेकिन इसका उल्टा ऑर्डर होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्यों होती है, अब इसको समझते हैं। एक्चुअल में बच्चों ये हमने जब रेडियस सीखा था तो ये मैंने बताया था कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है साइज, तो फ्लोरीन बहुत छोटा होगा। अब फ्लोरीन अगर बहुत छोटा है तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, फ्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, ठीक है, फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और जो आ रहा है ना वो इतना छोटा साइज है फ्लोरीन का, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो थोड़ा सा रिपल्शन फील करेगा कि यार ये बहुत भरी हुई जगह है इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी, तो एक और इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो हल्का सा क्या करेगा, रिपल्शन फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा तो जाएगा तो बहुत अच्छे से, अट्रैक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, होगा नेगेटिव ही, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन जितना एनर्जी निकलना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ लेगा, आसानी से जोड़ लेगा अगर इलेक्ट्रॉन को, तो इसके अंदर आराम से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अट्रैक्शन तो इसमें भी बहुत अच्छा था। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज किसके अंदर होगी, क्लोरीन के अंदर, ये बात समझ में आया, किसके अंदर होगी, क्लोरीन के अंदर। अब बच्चों ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, 13, ये कौन सा ग्रुप है, 14, ये कौन सा ग्रुप है, 15, ये कौन सा है, 16, ये कौन सा है, 17, ये बात समझ में आया। तो यहां पर नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होगा, ये बात समझ में आया। और अकेले इसी में नहीं, पूरे पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेके 17 ग्रुप तक, 18 तो पॉजिटिव था तो अलग से पढ़ लिया ना हमने, तो यहां पर 13 से लेके 17 तक थर्ड वाले की सेकंड वाले से ज्यादा ही होगी नेगेटिव में, बात समझ आया क्या कहा मैंने, थर्ड वाले पीरियड के एलिमेंट की सेकंड वाले करस्पॉन्डिंग पीरियड से ज्यादा ही होगी, क्लोरीन के फ्लोरीन से ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा, सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा, एल्यूमिनियम की बोरॉन से ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए सिखा रहा हूं मैं, पी ब्लॉक के लिए, ये बात समझ में आया, किसके लिए सिखा रहा हूं, पी ब्लॉक के लिए। तो मैं लिख भी सकता हूं यहां, इन जनरल नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, लिख लें।
लिख लिया, एक लाइन लिखो, ड्यू टू relatively small size of fluorine, due to relatively small size of fluorine and absence of d orbitals, electron density increases, electron density increases, so electron feels more repulsion, hence negative delta H electron gain enthalpy decreases, negative delta H electron gain enthalpy decreases, मतलब जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम है, होगी तो नेगेटिव ही, बट इन क्लोरीन density decreases, repulsion decreases, electron affinity increases, density decreases, repulsion decreases, electron affinity increases. समझ गए? लेकिन ये पूरे पी ब्लॉक में होगा कि थर्ड पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, ऐसे नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, लेफ्ट टू राइट में नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन से भी ज्यादा हमने किसकी सीख ली? क्लोरीन की। तो एक लाइन लिख सकते हैं हम, एक लाइन लिखो, हैंस क्लोरीन हैज maximum negative delta H electron gain enthalpy, of all the elements। समझ गए? क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने आपसे सैटरडे को क्वेश्चन पूछा कि पॉजिटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस की होती है, तो आपका सीधे आंसर आना चाहिए नाइट्रोजन, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। और सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब एल्कलाइन मेटल्स के बगल वाले। ये बात समझ में आया ना? अब यहां पर जैसे मान लो कि अगर मैं नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका ऑर्डर अगर मैं लगाता हूं, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन हो गया हेलोजेंस के अंदर, उसके बाद फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद आयोडीन आ जाएगा। मतलब थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। बोलो, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। बट ये पूरे पी ब्लॉक में इसी टाइप से चलेगा। पी ब्लॉक के अंदर ऐसे ही चलेगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, नेगेटिव में ही। अरे आ रहा है समझ? किसके अंदर चलेगा ऐसे? पी ब्लॉक के अंदर, वही 13 से 17 तक। बट इन चैल्कोजेंस मतलब ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फर आना चाहिए, सल्फर के बाद कौन आना चाहिए? ऑक्सीजन आना चाहिए। लेकिन सल्फर के बाद देखो, ऑक्सीजन फैमिली ये होती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये धीरे धीरे आप याद करते जाओ, होते जाएंगे। पीरियोडिक टेबल पूरी याद नहीं करनी कि सुबह 4 बजे उठ के लगे हैं 2 घंटे पीरियोडिक टेबल याद करने में। बात समझ में आया ना? फिर आके कह रहे सर पढ़े तो बहुत लेकिन नंबर नहीं आए। तो कैसे आएंगे नंबर? नहीं आएंगे ना, आने भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, अपने आप याद होगी। समझ में आया ना? तो वही वाला काम है कि सर पढ़े तो पूरी रात, नंबर सर नेगेटिव में आ गए। समझ में आ रहा है ना? तो
हमको बहुत स्मार्ट वर्क करना होता है, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो प्रेडिक्टेबल याद नहीं करनी है, वो तो अपने आप याद होगी। जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन इतनी बार यूज कर रहा हूं मैं, आप कॉपी में 10 बार पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है? अपने आप आपको याद हो जानी चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब सल्फर के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, लेकिन सेलेनियम आता है, फिर टेलुरियम आता है, फिर पोलोनियम आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। ये ऑर्डर पूछा जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल अलग हो गया जो मैंने सिखाया था। बाकी सबके अंदर ऐसा ही होगा कि फास्फोरस फिर ऐसा, लेकिन इसके अंदर ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? क्या कहा मैंने? लिख लें। चले, लिख लिया यही बच्चों। जैसे मान लो अब हमने दो प्रोसेस पढ़े, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का और एक इलेक्ट्रॉन लेने का। ये बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस को हमने किसके नाम से पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अच्छा, जैसे मैं नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर आपसे नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछे या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछे, दोनों सेम बात है। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? अब देखोगे जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन is endothermic? Following reaction is endothermic. मैं करता हूं, लिख लो आप बस। देखो करूं बच्चों, एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि उसने लिया होगा। ये समझ में आता है सभी को? तो मैं इस प्रोसेस को और अच्छे से ऐसे लिख सकता था, बोलो। तो यहां पर इस प्रोसेस को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ
नाइट्रोजन, ये प्रोसेस यही रिप्रेजेंट कर रहा है। आता है सबको समझ? एन नेगेटिव है, समझना बहुत अच्छे से। एन नेगेटिव न्यूट्रल हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अरे बोलो, आ रहा है समझ? तो एन नेगेटिव गिव्स एन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो एक बात बताओ आप, इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन नहीं, एन नेगेटिव, नेगेटिव दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ? अब समझना बहुत अच्छे से, ये क्या लिखा है? गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। बोलो, आप आ रहा है? और ये क्या लिखा है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बीई नेगेटिव। चलो अब समझना बहुत अच्छे से बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन अभी सिखाया पॉजिटिव होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा। और ये भी मैंने सिखाया एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये। अरे बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एक ऑप्शन ये हो जाएगा। अब मैं इन दोनों ऑप्शन के पास जाऊंगा। बच्चों पूरी कॉपी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कहीं पे भी नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं सिखाया मैंने, नहीं सिखाया ना। कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी का आए ना, तो उसका उल्टा सोच लिया करो। उल्टा कैसे? एन नेगेटिव गिव्स एन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन एन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एन नेगेटिव, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। तो एक बात बताओ, ये कैसा है? नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा ही तो लिखा है ये, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा मींस एक्सोथर्मिक, तो ये नहीं होगा। समझ गए? समझे? फिर नेगेटिव आ रहा है, नहीं आता हमें, उल्टा आता है। उल्टा लिख लो, बेरिलियम, इसको ऐसे लिखेंगे ना, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका उल्टा, रिएक्शन उल्टा है, तो जो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, एग्जैक्ट उल्टा। मतलब ये प्लस 20 तो ये माइनस 20, ये प्लस 10 तो ये माइनस 10, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट और थर्ड। आया? इधर सीखने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि पहले तो आपको ये लिखना है प्रोसेस कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में से एक कर रहा होगा। अब अगर कभी भी नेगेटिव के आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो हमेशा हम किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पास। मतलब हम नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं जानते, लेकिन उसका उल्टा जानते हैं। क्लियर है? लिखें, समझ पा रहे हो? कोई तकलीफ है आपको? तो अगर हम पे दिमाग होगा तो फिर ठीक है, समझ लेंगे हम, और नहीं होगा तो भी ठीक है।
चलें, लिख लिया? एक लाइन लिखो बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ atoms and cation, of atoms and cation will always be positive, will always be positive, always be positive, always be positive, but for anion, it may be positive, 0 और even negative, और even negative। समझ गए? anion का आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यहाँ पे नेगेटिव का आया ना हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और एनर्जी भी रिलीज करेगा। जनरली कभी भी कोई भी एटम कभी ऐसा नहीं होगा, एटम को तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। कैटायन अगर है तो उसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन एनायन के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है O नेगेटिव, S नेगेटिव, Se नेगेटिव, Te नेगेटिव, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है दोनों क्वेश्चंस में। करो, लगाओ दिमाग।
Cl नेगेटिव में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? F नेगेटिव का। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहां, जैसे मान लो F नेगेटिव है तो F नेगेटिव गिव्स F प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। F नेगेटिव गिव्स F प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस होगा। और Cl नेगेटिव गिव्स प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप क्या करो, इस प्रोसेस को तो नहीं जानते, उल्टे प्रोसेस को जानते हैं, तो इसका उल्टा प्रोसेस लिख लो। उल्टा प्रोसेस क्या होगा? F प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F नेगेटिव, और इसका उल्टा प्रोसेस लिख लो, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl नेगेटिव। अब एक बात सोचो आप, मैंने आपको बताया था नेगेटिव में किसकी ज्यादा आती है? क्लोरीन की। तो आप हाइपोथेटिकली एक एक वैल्यूज लिख लिया करो, ये नेगेटिव में -300 मान लो और ये नेगेटिव में -400 मान लो, ऐसे ही आप -200 या -300 मान लो, ये कुल मिला के नेगेटिव में बड़ी माननी है क्योंकि ये ज्यादा है। अरे समझ आ रहा है? अब आप यहां पर इस प्रोसेस को उल्टा करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 300 और ये +400, तो आंसर कौन ज्यादा आएगा? Cl नेगेटिव। ये बात समझ में आया? तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों Cl नेगेटिव की F नेगेटिव से ज्यादा आएगी। समझ गए? मुझे लगता है समझे होंगे। मैं एक बार और बता देता हूं, देखो इधर F नेगेटिव गिव्स F प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इन दोनों प्रोसेस, कभी भी नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी आए हमारे सामने तो हम इसको नहीं जानते हैं, हम उल्टे को जानते हैं, तो उल्टे को लिख लेंगे यहाँ। इसमें हम जानते हैं कि क्लोरीन का नेगेटिव में ज्यादा होता है, तो आप -400 -300, सर आपको कैसे पता? नहीं पता मेरे को। आप -200 -250 लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। कौन सा वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछने वाला है आपसे? बस ये नेगेटिव में ज्यादा होगा, ये बात फिक्स है। अब इसके उल्टे प्रोसेस से बात कर रहे हैं हम, तो ये अगर -300 तो ये +300, ये -400 तो ये +400, तो यहां पर ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी हम किससे निकालेंगे? उल्टे में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। न्यूट्रल का आयोनाइजेशन एनर्जी तो जो सीखा है वैसे ही निकलेगा, लेकिन नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी आज निकालना सीखा है हमने। क्लियर है? समझ गए? हाँ, तुमने कर दिया किल। यही तो बोला मैंने कि यहां पर अगर हम, मैंने ये बोला ये नेगेटिव में, नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है। इसका मतलब नेगेटिव में वही तो लेते हैं, -300 -400 में कौन बड़ा है नेगेटिव में? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी देर से यही तो सिखा रहा हूं कि नेगेटिव -400 ही बड़ा है। अरे यार, ये प्रोसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, तो इसमें जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं क्लोरीन का ज्यादा लिखूंगा फ्लोरीन से। बिल्कुल सही बात है कि माइनस माइनस लग जाएगा तो +300 +400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसी प्रोसेस की बात कर रहा हूं ना, तो इसमें तो जो है वही एनर्जी लिखूंगा ना, इसमें अलग अलग क्यों लिखूंगा? ये -300 ही लिखा जाएगा, ये -400 ही लिखा जाएगा। वो तो कंपेयर करने के लिए बताया मैंने कि इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो नेगेटिव लगाने से -300 -400 ही बड़ा मान लिया जाएगा। ये तो प्रोसेस एग्जैक्ट लिख रहा हूं, तो एग्जैक्ट प्रोसेस का तो जो है वही लिखूंगा। बात समझ में आया? और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अरे क्लियर है? लिख लें। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब दिमाग लगा के आंसर दो मेरे को अगले का।
सेकंड वाले का आंसर बता सकते हो? सही है। देखो इधर बहुत ही सिंपल सी बात है, फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब O नेगेटिव गिव्स O प्लस इलेक्ट्रॉन, S नेगेटिव गिव्स S प्लस इलेक्ट्रॉन, SE नेगेटिव गिव्स SE प्लस इलेक्ट्रॉन, और TE नेगेटिव गिव्स TE प्लस इलेक्ट्रॉन। ये कहानी है, क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? ये कहानी है ना। अब इसके अंदर ये हमारा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इनको तो जानता नहीं हूं, इनके उल्टे प्रोसेसेस को जानता हूं, लिख लेता हूं चलो। O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O नेगेटिव, और S प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स S नेगेटिव, SE प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स SE नेगेटिव, और TE प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स TE नेगेटिव, है ना। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबकी नेगेटिव होती है, नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी होती है इसमें? सल्फर की। तो आप लिख लो हाइपोथेटिकली कि सल्फर चलो -250 लिख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से तो कम ही होगी ना इसकी, इसलिए। फिर इसकी होती है तो इसको हमने -200 लिख लिया, फिर इसको हमने -150 लिख लिया, फिर इसको हमने -120, ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर कुछ भी। उसका उल्टा लिख लेंगे, +120 +250 +200 +150। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? S नेगेटिव, फिर SE नेगेटिव, फिर TE नेगेटिव, उसके बाद O नेगेटिव। ये कहानी आएगी। क्लियर है? समझ गए? कोई तकलीफ है आपको? तो नेगेटिव का अगर कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो वो किससे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। बात समझ में आया? अब घर जाके 2 बार अगर इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, दोनों क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं और क्या बताना चाह रहा हूं। क्लियर है? लिख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाएगा या तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, वो भी कराया मैंने आपको। आ गया? हाँ, क्या तकलीफ है बताओ? सेल्फ स्टडी 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने, है ना, इसी टाइप का, तो आप कर सकते हैं, अब मुझे लगता है। क्यों? आ गया तुमको समझ? हाँ, पढ़ाई कर रहे हो तुम? इतना दुख में क्यों? हाँ, थोड़ी बहुत, ज्यादा कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ, जैसे ज्यादा पढ़ाई कर लोगे तो मतलब ऐसा है कोई श्राप वराप लग जाएगा क्या कि तुमने ज्यादा पढ़ाई की तो बस? क्यों? तुम भी उतने ही पढ़ते होगे। हाँ, क्या कितने घंटे पढ़ते हो तुम? आधे घंटे? हाँ, तो 1 घंटे कोचिंग में पढ़ लेते हो? क्यों, घर पर मना करते हैं मम्मी पापा कि घर पे तो पढ़ना ही नहीं है, जो करना है कोचिंग पे ही करना है? भेज देते हैं, रात में थोड़ी भेज देंगे। खाना पीना खा के वो रिवाइज तो तुम जोड़ रहे हो ऐसे ही,
डायरेक्ट खाना पीना खा के सो जाता हूँ, ये बोलो। हाँ, सोने नहीं देते। अभी तो कह रहे हो कि घर वाले भेज देते हैं। अरे तो रात में क्या करते हो, रात इतनी बड़ी होती है। हाँ, अरे तो क्या पूरी रात सोने के लिए ही है? 10 घंटे सोएगा क्या? हाँ, क्यों? फिर इधर से कितने बजे घर पहुंचता है बता जरा? 9 बजे। तो खाना पीना कितने बजे तक खा लेता है? 9:30 तक खा लेता है। फिर क्या करता है? हाँ ठीक है, चलो, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। और अच्छा, फिर उसके बाद कितना टाइम हो जाएगा? 11 बज गए। 1 घंटे 30 मिनट 25-30 मिनट की क्लास होती है, और उसके बाद तेरे को 1 घंटा रिवाइज करने में लग रहा है? नहीं सर, इसको आधे घंटे, इसको आधे घंटे, उसको जो आज। अच्छा ठीक है, चलो 1 घंटा निकल गया। फिर उसके बाद सर सो जाता है। उसके बाद सो जाते हो, ठीक है। फिर कितने बजे उठते हो सुबह? सर 7 बजे। 11 बजे सो के 7 बजे, चलो ठीक है ठीक है, ये भी मान लिया। फिर उसके बाद सर बस सर मैथ वाले सर का होमवर्क करता हूँ। मैथ वाले सर का होमवर्क करता हूँ, मतलब ऐसा क्या है कि मैथ वाले सर का ही होमवर्क करता हूँ सुबह? सर हाँ, रूटीन में फिक्स है। रूटीन में फिक्स है, तो ये तो फिर घर पे पढ़ना हो गया ना? बस उसके बाद सर 9 बजे खुद में आता हूँ। अच्छा, तो फिर मैथ का होमवर्क 1 घंटे में कर लेता है? नहीं, मैथ वाला तो जो सर ने करा थोड़ा बहुत दे रखा था, कम देते हैं वो, उनको पता रहता है सर। उनको क्या पता रहता है कि सर कितना कर पाएंगे सर बच्चे, और उसके बाद यहाँ पर आके कर लेता हूँ ना। यहाँ 9 बजे आ जाता है रोज? अच्छा, और वेडनेसडे को जो ऑफ होता है उसका क्या? सर जैसे कल क्लास नहीं थी सर, सर तो अब सर घर पे पढ़ा था सर। कल नहीं भेजा घर पे मम्मी पापा ने कि जा? नहीं सर, कल नहीं भैया। कल नहीं भेजा, तो कल कितने घंटे पढ़ाई की? सर सर टाइमर लगा के नहीं पढ़ा था सर, जब सुबह सो के उठा सर, उसके बाद जैसे 9 बजे यहाँ पे बैठता था वैसे ही वहाँ पे घर पे बैठा, उसके बाद सर बस सर उसके बाद पढ़ाई करी थी सर। पक्का? सर पूछ लो कॉल लगा। कॉल लगा के नहीं पूछूंगा मैं, इतना क्यों करना? तुमको अपना कैरियर का खुद पड़ा होना चाहिए, मेरा क्या है? पढ़ोगे, आईआईटी में जाओगे, नौकरी लगेगी, पैसा खुद पे ही तो खर्च करोगे। तो ये तो खुद को विजन दिखना चाहिए अपना, कि मेरे को अपना कैरियर बनाना है। अगर मैं घर पे पूछ लूंगा तो रोज 365 दिन थोड़ी पूछूंगा। ये तो बहुत सिंपल है, हम खुद के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, खुद के लिए तो ईमानदार हो ही सकते हैं। कहाँ हो रहे हो तुम? 8 घंटे सो रहे हो? हाँ बताओ जरा मेरे को। थकावट लग जाती है। थकावट? हाँ, बहुत थक जाता होगा। क्यों? पैदल आता है? कहाँ से आता है? डीडी नगर से पैदल आता है क्या? तो सर ऑटो में ही हूँ सर, घर जाना पड़ता है सर। कितना चलना पड़ता है? चलना तो सर पड़ता है सर। कितना? 1 किलोमीटर? सर 2 किलोमीटर। सही में 2 किलोमीटर पैदल चलता है? हाँ सर। ये क्या तुमने मतलब पूरा, मतलब ये क्या चक्कर है? हाँ, इसको ले गए हो क्या 2-4 बार तुम? मुझे लगता है इसको तुमने 10-20 किलोमीटर चलवा दिया। हाँ, तो पूरा बढ़िया बोल रहा है तुम्हारे लिए। हाँ, तो थक जाते हो, तो फिर उसके बाद में फिर सोना पड़ता है। 8 घंटे सोने के बाद भी, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे अदर एक्टिविटी करने के बाद भी, 12 घंटे के बाद भी कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी मिला के 12 घंटे की होनी चाहिए। मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। सर 9 बजे यहाँ पर आ गया। हाँ, 9 से सर 8 बजे जाऊँगा सर, यही होगी 11 घंटे। 9 से 8 में, तो इसमें टाइम पास भी तो करोगे तुम। सर टाइम पास नहीं होता सर, खाना खाने का टाइम सर, उसके बाद नहीं। सच में अलग अलग बैठते हो? हाँ सर अलग। बिल्कुल अलग अलग। क्यों? तुम बहुत शांत बैठे हो। जुकाम है? जुकाम है तो बोल नहीं पा रहे हो? सुबह तो बढ़िया चिल्ला रहे थे तुम ऊपर। अच्छा, आज सुबह आए ही नहीं थे, तबीयत खराब है इसलिए। चलो, संडे को पेपर है, मैं सोचा याद दिला दूं। हाँ, कि क्या पता 8 घंटे की जगह 6 घंटे में नींद खुल जाए। ऐसा होता नहीं सुबह भी 20-25 उठ जाती है सर, पेपर जिस दिन पेपर होता है सर उस दिन नहीं आती है। जिस दिन पेपर होता है उस दिन खुल जाती है सर।
और बाकी दिन तो अलार्म भी बजते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी दिन तो सर मम्मी को उठाना पड़ता बाकी दिन मम्मी को उठाना पड़ता है, फिर तो जुनून ही नहीं है ना। है। नहीं सर ऐसे नहीं, उठ तो सर खुद से भी आती है, पर एकदम एकदम उठ गई अब तो पढ़ने का टाइम हो गया सर। ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, अभी 11 चल रही है, इस गड़बड़ को जल्दी से सुधार लो। मेरे अकॉर्डिंग 7 घंटे सोना चाहिए, है ना। बाकी 2-3 घंटे आप फिक्स रखो, 1 घंटे अपनी फोन चलाओ, फिक्स कर लो कि फोन चलाने का ये टाइम है, उस टाइम में फोन चलाओ। समझ में आ रहा है? फोन में क्या है, इतना ज्यादा है ना कि अगर उसमें घुस गए तो घुसे ही चले जाओगे। तो फोन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, तुम बहुत मुंडी ला रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ है वो। पक्का? चलो चले आगे। मेरा ये है कि थोड़ा सा और पढ़ाई करो, है ना, थोड़ा होमवर्क करो, थोड़ा मॉड्यूल वगैरह डिस्कस होगा तो थोड़ा मेरे को ही ठीक लगेगा, है ना। कि जैसे आपको खुद कहना चाहिए कि सर आज मॉड्यूल डिस्कस कर दो, आर्टिफिशियल वाला नहीं, है ना, कि जैसे ही मैं आया सर मॉड्यूल, ऐसा नहीं, रियलिटी वाला। जो डाउट्स हो वो जेन्युइन डाउट्स के तरीके से ही पता चल जाता है। मान लो आप कॉपी का डाउट पूछ रहे हो तो आप तो ऐसे ही पूछ रहे हो कि जल्दी से, मतलब ऐसे होता नहीं है जल्दी देख लेते हैं क्या क्या पूछना है वाला, नहीं, आप प्रॉपरली आप थोड़ा सा पढ़ाई देखो, है ना। आगे चलते हैं। बाकी तो आपके 2 साल निकल जाएंगे, है ना। आप आईआईटी का पेपर भी दोगे, 12th के पेपर दे लोगे, 12th में तो परसेंट बन ही जाता है। आईआईटी में इधर उधर हो जाएगा काम, तो फिर थोड़ा आपको बेकार लगेगा, थोड़ा नहीं, एक्चुअल में उस दिन तो थोड़ा ही लगेगा। फिर उसके बाद जब 4 साल बाद नौकरी नहीं लगती तो ज़्यादा बेकार लगता है। समझ में आया ना? जिस दिन सिलेक्शन नहीं होता उस दिन इतना टेंशन नहीं होती, उस दिन तो ये लगता है ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ और कर लेंगे जीवन में। आजकल यूट्यूब पे ज्ञान बहुत बट रहा है ना, आईआईटी नहीं तो ये, एनआईटी नहीं तो ये, तो वाला चीज़ है। और ह्यूमन ब्रेन हमेशा उन वीडियोस को ढूंढ रहा होता है जो हमारे टाइप की होती हैं। समझ में? हाँ नहीं, मैं रिलेट नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ रियलिटी कि जो होती है। यूट्यूब पे जैसे आपने एक वीडियो को देखा तो उसी टाइप की वीडियोस आती है ना यूट्यूब के अंदर, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उस दिन तो आप सेटलमेंट ढूंढ लोगे अपना, चलो कॉलेज चले जाओगे, लेकिन 4 साल बाद आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ सम एलिमेंट। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको हम वैल्यूज के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यूज मुझे पता है इसलिए लिख पा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बस ऐसे ही लिख दिया, मुझे पता है इसलिए लिख पा रहा हूं मैं। बात समझ में आया ना? इनका कोई मेथड नहीं होता। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्योंकि मेरे को ही लगता है कि इस एज में ना सीरियसनेस बहुत कम होती है और हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोच नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझो कि थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा करें। बात समझ में आया ना? जितना आप करते हैं उससे तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, ये तो पक्की ही बात है, तो उससे थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करें। ये वैल्यूज हैं बच्चों, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप नेगेटिव ही है, ये तो नेगेटिव रहना ही था, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें पी ब्लॉक वाला फैक्टर तो हमने लगाया भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये ऑक्सीजन माइनस का 141, माइनस का 200, माइनस का 195, 190 और 174। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
इसका देखो माइनस का 328, ये भी समझ में आता है, सल्फर सबसे ज्यादा था, फिर सेलेनियम था, फिर टेलुरियम था, फिर पोलोनियम था, फिर ऑक्सीजन था, है ना। नहीं ये वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, जिस तरीके से हमने सीखा है ना। दो सौ पंचानवे और ये 270, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। 48, 116, 96, 96, 77, 68। समझ में आया ये भी बताया था पॉडेट में सबसे ज्यादा नियॉन का होगा और सबसे कम हीलियम का होगा। उसके बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। 27, 43, 29, 28, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। 122, 134, 116, 114, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। +8, -72, 78, -103। देखो इधर अगर हम देखते हैं तो जैसे पी ब्लॉक में देखते हैं तो थर्ड का सेकंड से ज्यादा, ये तो वैसे मैंने एक्सेप्शन में लिखवा ही दिया, यहाँ थर्ड का सेकंड से ज्यादा, यहाँ पर भी थर्ड का सेकंड से ज्यादा, यहाँ पर भी थर्ड का सेकंड से ज्यादा। नाइट्रोजन ग्रुप तो बड़ा स्पेशल है तो उसको हम ऐसे लिख लिया, लेकिन ठीक है, इसको याद रखने की एग्जैक्ट कोई जरूरत है नहीं। समझ में आया। तो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं हमने वो सारी की सारी इधर वेरीफाई हो रही हैं। क्लियर है क्या कहा मैंने? जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी इधर वेरीफाई हो रही हैं। कोई तकलीफ आपको? समझ आया? लिख लें जल्दी से। क्या? हाँ नहीं लिखा है मतलब जरूरत नहीं है, वो हमने इतने से हमारा काम बन जाएगा। एक्चुअल में पढ़ता हमने सब लिया है, लेकिन बस हम क्या है एक बार वैल्यूज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो इस डेटा से बिल्कुल फिट होता है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ अरे अब बिल्कुल एग्जैक्ट मत जाओ, लो 95 लिख लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे याद नहीं रखना है ना हमको, वैल्यूज पर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जैक्टली। मुझे मॉड्यूल दो और सैटरडे को आप पूरा मॉड्यूल करके लाएं, है ना। दे चुका हूं बाकी मैं। तो एक्सरसाइज 1 में अब आप 1 से लेके 32 तक कर लो। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 32 तक कर लो। एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 30 तक कर लो। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में जो दिया है कुछ, हाँ ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में 11 कर लो, 12 कर लो, 11 12, उसके बाद 11 12 के बाद 15 कर लो, 16 कर लो, 17 कर लो, 18 19, उसके बाद 24 25 26 25 26। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में, एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। दे रखा है? ठीक है। 6 कर लो, 9 कर लो,
हाँ, टेंथ दिया है, ठीक है फिर तो ठीक है, इतना होमवर्क कर लो आप। वैसे मैंने पहले भी बहुत सारा दे रखा है ना। हाँ, तो एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में भी लिख लो, दे रखा है ना पहले भी। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 18 कर लो, 19 कर लो, 18 कर लो, 19 कर लो, 26 कर लो, 27 कर लो, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 37, 38, ये लो, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट टर्न तक आप ये सारा कर लो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है